किसी प्रकार की क्रिमिनल कंप्लेंट, आपको इस प्रोसेस के माध्यम से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर के आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ के चहेते पुलिसकर्मी अनुज चौधरी को हाई कोर्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण राहत मिली है और उनकी जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करने का आदेश सीजेएम कोर्ट ने किया था, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने रोक लगा दी है। और यहां पर हमने क्यों कहा कि योगी के बहुत ही चहेते ये पुलिसकर्मी है, उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस को लेकर के दो महत्वपूर्ण लॉ पॉइंट सामने आते हैं जो कि आपको समझना बेहद ही जरूरी है। साथ ही ये जो दो लॉ पॉइंट है, इसको लेकर के हमें लगता है कि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ही दम लेगा, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार की मंशा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लग रही है, यहां पर लगता है कि अनुज चौधरी को राहत दे दी जाएगी। लेकिन इसको लेकर के जो लॉ पॉइंट खड़े हो गए हैं, उस लॉ पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीएनएसएस को लेकर के एक बहुत ही आधार साबित होगा पुलिस प्रशासन को लेकर के, सरकारी अधिकारियों को लेकर के। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, इस दो लॉ पॉइंट को समझते हैं और इस केस में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब केस को बहुत ही आसान भाषा में समझिए। जब सीजेएम कोर्ट ने अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया, तो जाहिर सी बात है अनुज चौधरी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम हायर कोर्ट में अप्रोच करेंगे। वो पहुंचते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहां पर आर्टिकल 227 में पिटीशन फाइल करते हैं और वहां से सीजेएम का जो आदेश है उसको रद्द करने की मांग करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह सामने आती है कि स्टेट भी कंप्लेनेंट के खिलाफ, यानी जो प्राइवेट पार्टी है, जो अनुज चौधरी है, उसके बिहाफ में वो भी जाकर आर्टिकल 227 में पिटीशन फाइल करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यानी दो पिटीशन फाइल होती है, एक अनुज चौधरी की, दूसरी स्टेट की। सामान्य तौर पर जो स्टेट है वो कंप्लेनेंट का पक्ष रखता है, पीड़ित का पक्ष रखता है और उसको न्याय दिलाने का काम करता है। लेकिन यहां पर जो स्टेट है वो अनुज चौधरी का पक्ष लेते हुए दिखाई दिया। इसीलिए हम शुरू में कह रहे थे कि योगी के चहेते पुलिसकर्मी, तो यही बहुत बड़ी वजह है कि ये जो पिटीशन है काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि सरकार भी अब जो अक्यूज पर्सन है, जो आरोपी है, उसके फेवर में नजर आ रही है। अब इस केस में दोनों ने जो दलील दी कंप्लेनेंट के खिलाफ, जो कि अब रिस्पोंडेंट है हाई कोर्ट में, उसमें उनका कहना है कि जो प्रोसेस है क्रिमिनल लॉ का, वो प्रोसेस का फॉलो नहीं किया गया। यानी बीएनएसएस के जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, उसके हिसाब से जो कंप्लेनेंट की शिकायत है वो नहीं थी और उसको नजरअंदाज करते हुए जो सीजेएम कोर्ट जो है उसने एफआईआर के आदेश दे दिए, जो कि कानूनन ठीक नहीं है, बीएनएसएस के प्रावधानों का उल्लंघन है। यहाँ पर दलील में कहा गया है, द अपोजिट पार्टी हैज नॉट अप्रोच द कंसर्न पुलिस स्टेशन फॉर लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर एंड विदाउट एग्जॉस्टिंग द सेड रेमेडी अप्रोच्ड हायर पुलिस ऑफिशियल्स एंड देन द कोर्ट कंसर्न। Thus, the procedure under section 174 clause 3 BNSS, यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, सेक्शन 174 नहीं, सेक्शन 175 क्लॉज 3 होना चाहिए था। Corresponding to section 156 clause 3 of CRPC has not been followed। यानी 156(3) की जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से, जो कि बीएनएसएस में 175 क्लॉज 3 में ये चीजें दी गई हैं, उसके हिसाब से जो कंसर्न थाना चौकी पड़ता है वहां पर पहले शिकायत दर्ज करना जरूरी है। सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग बीएनएसएस, उसके बारे में हम बात करेंगे, यही मेजर लॉ पॉइंट है सेक्शन 173 का। आप सेक्शनों में कंफ्यूज ना हो, आप पॉइंट को समझें। इसके अलावा इनकी जो दूसरी ऑब्जेक्शन है कि द एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस North District Sambhal and the said fact not been considered by the court concerned। यानी एसपी की जो फैक्ट्स हैं, जो उनकी रिपोर्ट है, उसको कंसीडर नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा। ये बीएनएसएस के सेक्शन 175 क्लॉज 4 की तरफ संकेत करता है। ये भी मेजर पॉइंट है, दोनों को समझेंगे। 173 और 175 क्लॉज 4 के बारे में समझेंगे। यही दो मेजर पॉइंट है जो इस केस में प्रूव होने वाला है। अब इसी केस में स्टेट की तरफ से जो दलील दी गई, उस दलील में कहा गया, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेकिंग ए कंप्लेंट, सेंडिंग रिपोर्ट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज पर सेक्शन 173 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 एंड ऑल्सो प्रोसीजर एज पर सेक्शन 173
clause 4, BNSS has not been compiled with, and the private respondent has directly approached senior officer and then the court concerned. इस पॉइंट में सेक्शन 173 का हवाला दिया गया। सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग कंप्लेनेंट को अपने कंसर्न थाना चौकी में जाकर के लिखित शिकायत देनी होती है। 173 का क्लॉज 1 इस बात को कहता है। 173 का क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 इस बात को कहता है। और जो इसमें स्टेट द्वारा मेंशन किया गया है, इसमें कहा गया है कि सेक्शन 173 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2, जिसमें किसी शिकायत को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंसर्न थाने को भेजा जाता है, वो मेंशन किया गया। स्टेट द्वारा इस बात को माना जाता है कि जो सब क्लॉज 2 है उसके अकॉर्डिंग जो शिकायत है वो दर्ज नहीं की गई, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत कंसर्न थाना में पहुंची है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जिस दिन भेजी गई उसके विद इन 3 डेज वहां पर जाकर के उस कंप्लेंट पर साइन करना रहता है। यानी इस सेक्शन का, इस प्रावधान का फॉलो नहीं किया गया कंप्लेनेंट द्वारा। उसके बाद बताया गया कि धारा 173 के क्लॉज 4 के तहत यानी सीनियर अधिकारियों के पास शिकायत भेजी गई कंप्लेनेंट द्वारा। यहां पर यह बात साबित होती है कि शिकायत भेजी गई, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई, कंसर्न थाना को भेजी गई, उसके बाद सीनियर अधिकारियों को अप्रोच किया गया। लेकिन इस दौरान जो सेक्शन कहता है कि हाथ से वहां पर साइन करना है थाने में जाकर के 3 दिन के अंदर, तो ये काम नहीं किया गया। स्टेट का ये दलील है। साथ ही स्टेट ने ये कहा कि इस कंप्लायंस को पूरा हुए बिना वो सीनियर अधिकारियों के पास चले गए, फिर कोर्ट चले गए, ये भी जेन्युइन नहीं है। इस तरीके से स्टेट की दलील है। साथ ही स्टेट की दलील जो दूसरी मेजर है वो ये है कि स्टेट कहता है कि बीएनएसएस का सेक्शन 175 क्लॉज 4 gives protection to a public servant and section 175 clause 4 subclause B has not been complied by the concerned court। यानी सेक्शन 175 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी, इसमें लिखा है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी है, उसका ड्यूटी पर कार्य करते हुए यदि उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो मजिस्ट्रेट का ये काम है कि उस अधिकारी के उच्च अधिकारी से रिपोर्ट मांगे कि जो शिकायत आई है उस शिकायत में कितनी सच्चाई है। इस बात को जानने के बाद ही उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सभी वो ग्राउंड्स हैं जो अनुज चौधरी और स्टेट द्वारा अनुज चौधरी के फेवर में कहे गए। अब इसमें मेजर पॉइंट सामने आता है सेक्शन 173, जो हमने आपको बताया कि सेक्शन 173 के जो प्रोविजंस है वो फॉलो नहीं होते, लागू नहीं होते, ऐसा उनका दावा था। लेकिन उनकी ही प्लीडिंग से इस चीज को साफ पता लगाया जा सकता है कि 173 में कंप्लायंस तो की गई और उनको उच्च अधिकारियों के पास भी गए, उस उच्च अधिकारियों से रिपोर्ट भी आई जिसको बोलते हैं कि मजिस्ट्रेट ने कंसीडर नहीं किया। ये चीजें तो खुद ही वो एग्री होते हैं। उसके बाद अब पक्ष आता है रिस्पोंडेंट का यानी कंप्लेनेंट का। कंप्लेनेंट पक्ष ये कहता है कि स्टेट जो है वो अनुज चौधरी का पक्ष ले रहा है, यहीं पर हमें ऑब्जेक्शन है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्शन उन्होंने अपना फाइल किया। वहां पर उन्होंने कहा कि जो हमारी ये ऑब्जेक्शन है कि स्टेट जो है कंप्लेनेंट का पक्ष लेना चाहिए, पीड़ित पक्ष का पक्ष के लिए होना चाहिए, जिससे नागरिकों का संरक्षण हो सके, जबकि ऐसा ना करके, राज्य के नागरिकों का संरक्षण ना करके जो आरोपी पक्ष है उसका पक्ष ले रही है सरकार, जो कि गलत है। इसके अलावा रिस्पोंडेंट ने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, अब हमें भी अपने एफिडेविट के माध्यम से अपना पक्ष रखना है, यानी जो साक्ष्य हैं वो रखने हैं, तो हमें समय दिया जाए। तो अदालत ने उन्हें 2 हफ्ते का समय दे दिया है। तो कुल मिलाकर के अब इसकी सुनवाई 24 मार्च 2026 को होने वाली है। लेकिन इस दौरान जो हुआ है, जो कोर्ट ने कंसीडर किया है, कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये कहा है कि जो प्रोसीजर है, जो कानून का प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया। वो साक्ष्य कि वो थाने में कंसर्न चौकी में अपनी शिकायत दर्ज की धारा 173 के अकॉर्डिंग वो पेश नहीं किए गए हैं, जिसके आधार पर प्राइमा फेसी हमें लगता है कि इसमें कंप्लेंट फाइल करने में कंप्लेंट ने त्रुटि की है और उसको मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए हम मजिस्ट्रेट के आदेश को, सीजीएम के आदेश को स्टे करते हैं अगली तिथि तक। ध्यान से सुनिए, स्टे करते हैं अगली तिथि तक, रद्द नहीं है, स्टे है, स्थगित किया गया है अगली तारीख तक। यानी अभी खतरा बरकरार है अनुज चौधरी पर। लेकिन जो 2 लो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसको थोड़ा और समझ लेते हैं।
सेक्शन 173 की तो हमने आपको बात की, समझाया कि किस प्रकार से स्टेट और अनुज चौधरी के वकीलों के स्टेटमेंट से ये चीज क्लियर हो जाती है कि कंप्लेंट कंसर्न थाने में भेजी गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, बाद में सिग्नेचर नहीं किया गया, ये टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन जब ये शिकायत पुलिसकर्मियों के खिलाफ है तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ होने के बाद उन्हीं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए थाने में जाया जाएगा तो उसको कौन एंटरटेन करेगा। और ऐसी कोई चीज अगर दी भी गई है शिकायत तो उसकी रिसीविंग नहीं दी गई होगी, क्योंकि अधिकतर देखने को ऐसा मिलता है कि पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत है तो उसकी रिसीविंग नहीं दी जाती। अगर उस व्यक्ति ने साइन कर भी दिया होगा उसको रिसीविंग नहीं मिली होगी तो प्रूव नहीं कर सकता उस बात को। लेकिन ये कंफर्म है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से शिकायत दर्ज की गई, उसके बाद सीनियर अधिकारियों को भी शिकायत दी गई, ऐसा चीजें स्पष्ट होती हैं उनके प्लीडिंग्स में। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आता है सेक्शन 175 क्लॉज 4 की। सेक्शन 175 क्लॉज 4 जो है काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर साफ साफ चीजें स्पष्ट हैं और ये हाल ही में 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट दी है, एक एसओपी दिया है जिसके तहत मजिस्ट्रेट को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के केसेस में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो है आदेश करना है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। देखिए, ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी जब ड्यूटी के दौरान इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाए जाने की शिकायत दर्ज की जाती है तो 175 का क्लॉज 4 साफ साफ लिखा है उसमें कि उसके सीनियर अधिकारी से लिखित रिपोर्ट मांगी जाएगी कि इस शिकायत में कितना दम है। बीएनएसएस की धारा 175 का क्लॉज 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो एसओपी दिया है उसमें 3 प्रमुख बिंदु बतलाए हैं। इसमें पहला बिंदु यह है कि यदि जो सरकारी अधिकारी है उसकी ड्यूटी को लेकर के यदि ऐसी शिकायत आई है कि जो शिकायत है वो उसके ड्यूटी से संबंधित है, उसकी ड्यूटी से पर रहते हुए इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, इस प्रकार की शिकायत आई है, तो इस प्रकार के मामलों में स्पष्ट मामला बनता है कि उस सरकारी अधिकारी के उच्च अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाएगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। दूसरा बिंदु यह है कि उस सरकारी अधिकारी के ड्यूटी पर रहते हुए उससे संबंधित नहीं है, यानी उससे अलग है, वो ड्यूटी पर नहीं था यानी छुट्टी पर था, इस दौरान इस प्रकार की शिकायत उसके खिलाफ आई है, तो ये इस प्रकार का जो मामला है वो ऐसा मामला है जिस पर मजिस्ट्रेट खुद से ही संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर सकता है, उसमें उसके उच्च अधिकारी से रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। तीसरा बिंदु ये है कि जब मामला ऐसा है जिसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो शिकायत आई है वो सरकारी अधिकारी के ड्यूटी पर रहते हुए उसके कार्य करने के दौरान ये चीज आई है या फिर कार्य के दौरान उसकी ड्यूटी संबंधित नहीं है, यानी उसकी ड्यूटी संबंधित है या उसकी ड्यूटी संबंधित नहीं है, ये जब संदिग्ध मामला ऐसा बनता है जहां पर इसकी स्पष्टता नहीं है तो ऐसे केस में भी जो सीजीएम है, जो मजिस्ट्रेट है, उसको डायरेक्ट कोई एक्शन ना लेकर के उसके सीनियर अधिकारी से रिपोर्ट मंगानी पड़ती है, उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। इन 3 बिंदुओं का हवाला दे करके आधार बना करके जो सीजीएम कोर्ट का ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखा जाए तो ये दोनों लॉ पॉइंट को लेकर के इसमें कुछ नई बात सामने आ सकती है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख है वो देखने को ऐसा मिल रहा है कि मनोज चौधरी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि अभी रिस्पोंडेंट यानी कंप्लेनेंट का पक्ष आना बाकी है, एफिडेविट के माध्यम से अपनी बात रखना बाकी है, सबूत रखना बाकी है, तो जब तक उनके सबूत पेश नहीं कर दिए जाते तब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं अगली तारीख पर इस केस में कुछ नया देखने को मिलेगा। और जहां तक लॉ पॉइंट की बात है तो सेक्शन 175 का क्लॉज 4 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एसओपी दिया है, तो उसको लेकर के जो प्रावधान है वो क्लियर है, लेकिन सेक्शन 173 को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है वो एफिडेविट आने के बाद क्लियर हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंची है। लॉ पॉइंट सेक्शन 173 और 175 को लेकर के जो महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होने चाहिए, वो हमने बताए हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में आप ये समझिए कि कोई भी शिकायत, इस प्रकार की कंप्लेंट, किसी प्रकार की क्रिमिनल कंप्लेंट, आपको इस प्रोसेस के माध्यम से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर के आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सेक्शन 173 का जो प्रावधान है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब सेक्शन भी छोड़ दीजिए, साधारण भाषा में समझिए कि आपको कंसर्न थाना में शिकायत देनी है लिखित में और वहां से रिसीविंग भी लेनी है। बहुत सारे केसेस में रिसीविंग नहीं मिलती है, ये आम बात है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप बाई पोस्ट कंसर्न थाना को एप्लीकेशन दे दीजिए, अपनी शिकायत दे दीजिए। वो रिसीव होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो आप उसके उच्च अधिकारी को डीसीपी से बात कर सकते हैं, उससे जाके व्यक्तिगत मिल सकते हैं, लिखित शिकायत दे सकते हैं, वहां से रिसीविंग आपको मिल जाती है।
वहां से भी नहीं मिले तो उसको भी बाई पोस्ट आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, पिछले शिकायत के प्रति संलग्न कर सकते हैं और पोस्टल रिसिप्ट भी लगा सकते हैं। वहां से भी कार्रवाई नहीं होती तो आपको एसपी के पास जाना चाहिए। एसपी के पास जाकर के वहां पर आपको रिसिप्ट भी मिलती है, प्रॉपर शिकायत भी आपकी दर्ज होती है और कार्रवाई भी की जाती है। यदि आप उस कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप ये सारी चीजों का प्रूफ ले करके मजिस्ट्रेट के समक्ष एफिडेविट के माध्यम से प्रस्तुत हो जाइए। आगे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब संभाल लेंगे। अब बात रही सेक्शन 175 की, तो वो मजिस्ट्रेट साहब संभाल लेंगे और सेक्शन 4 के तहत सवाल जवाब कर लेंगे। पहले भी ATR मंगाए जाते थे, एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई जाती थी, लेकिन अब प्रॉपर उसके लिए प्रावधान दे दिया गया सेक्शन 175 क्लॉज 4, जिसके तहत मजिस्ट्रेट जो है उच्च अधिकारी से रिपोर्ट मंगा करके उस शिकायत पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंची है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चैनल को अन्य लोगों तक भी चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमें मोटिवेट करते रहें और बताते रहें कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।